अब ये भी आपको बता दें कि सरकार ने आज क्या कहा। सरकार ने ये कहा कि इस हियरिंग को कट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फैसले का प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा। यानी कि द गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड द एपेक्स कोर्ट नॉट टू कट शॉर्ट द आर्गुमेंट्स ऑफ ईदर साइड ऑन इशू ऑफ सेम सेक्स मैरिज बिकॉज द वर्डिक्ट विल अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। अब लेकिन सेंटर का क्या स्टैंड रहा है समलैंगिक विवाह को लेकर, वो भी यहां पर समझना जरूरी है। कल देर शाम सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया। अब वो काउंटर एफिडेविट बहुत इंटरेस्टिंग है ना। व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग? इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन दैट लाइट। जो बीजेपी की, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसने विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर, यानी कि जो लीगल वैलिडेशन समलैंगिक विवाह को दिया जाए उसके विरोध में एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। और क्या उसमें प्ली ली है सरकार ने? केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। इट विल कॉज कंप्लीट हैवक with a delicate balance of personal laws and accepted societal values। यानी कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो भारत का समाज है वो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में शादी का रिश्ता वैलिड करारता है। यानी कि शादी जो एक इंस्टीट्यूशन है भारत में, इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन, यानी कि एक आदमी और औरत के बीच का जो रिश्ता है उसको लीगल जामा पहनाने की जो कोशिश की जाती है उसको हम विवाह कहते हैं, उसको शादी कहते हैं। तो अब क्योंकि समलैंगिक विवाह में बायोलॉजिकल मैन या बायोलॉजिकल वुमन नदारत रहेंगे, तो वो आधार केंद्र सरकार ने लिया है कि इस आधार पर हम इसको कानूनी जामा नहीं पहना सकते हैं। सो दिस इज व्हाई दे हैव अपोज्ड, saying that the delicate balance between the personal laws and the accepted societal values will not be able to balance and therefore we oppose this। अब जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, जो गवर्नमेंट ने सबमिट किया था, the government submitted that despite the decriminalization of section 377 of the Indian Penal Code, the petitioners cannot claim a fundamental right for same-sex marriage to be recognized under the laws of the country। Law Minister Kiran Rijiju said on Monday that the government does not disturb the personal freedom and the activities of the individuals related to the institution of marriage is a matter of policy। यानी कि सरकार का ये कहना है कि आप पर्सनल रिलेशनशिप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इसको विवाह का कानूनी जामा पहनाने की इजाजत सरकार नहीं आपको देगी। यानी कि अगर आप समलैंगिक रिश्तों में हैं तो आप शादी के बारे में मत सोचिए, आप अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको दो लड़कियों को साथ में रहना है जिनके बीच में प्रेम के संबंध है, वो रह सकते हैं, लेकिन वो शादी करने की अनुमति केंद्र सरकार आपको नहीं देगी। और पिटिशनर्स का ये कहना है, जो लोगों ने पिटिशंस फाइल किए हैं, उनका ये कहना है कि द राइट टू मैरी कैन नॉट बी विथहेल्ड फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल based solely on their sexual orientation। The batch of petitions challenge the provisions of the Hindu Marriage Act, Foreign Marriage Act and Special Marriage Act to the extent they do not recognize the same-sex marriage। अब ये जो एक केस है, ये एक बड़ी लंबी लकीर खींचेगा जो LGBT की जो कम्युनिटी है और जो उनके राइट्स हैं उसको लेकर। ये एक केस, एक बड़ा फैसला इसमें से आ सकता है। तो इसको लेकर जो बातें सरकार ने कही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका एक बहुत उदारवादी एक व्यू लिया है, उसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब ये तो इस पूरे केस को लेकर जो बातें थी वो थी कि सरकार ने क्या कहा, केंद्र ने क्या, जो पिटिशनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और जिनका नाम है विघ्नेश। विघ्नेश के बारे में आपको बता दें कि विघ्नेश इज अ मेडिकल स्टूडेंट, ही इज अ ट्रांसजेंडर एंड विघ्नेश का जो पूरा नाम है वो विघ्नेश धनंजयन है। और बहुत अच्छी बात है कि he is able and he is wanting to speak about this issue. He feels about this issue because he himself is going through the pains. And thank you so much, Vignesh Dhananjayan, for joining on QVibe Network. And how would you really see the Supreme Court's observation that this issue should be referred to a larger bench, a larger constitution bench? What are your first thoughts? Okay. So now there is a problem in connecting with Vignesh। कोशिश करेंगे कि अगर वो फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अच्छा होता अगर विघ्नेश हमें इस के बारे में अगर बताते तो ये सारा इशू मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और शायद आपको वो और अच्छे से
समझ में आता, लेकिन जो मुख्य बात है कि इस फैसले का जो असर है वो हमारे समाज पर पड़ेगा, और समाज अपने नियमों, अपने कानूनों के जरिए जाना जाता है कि आपने कितना फ्रीडम लोगों को दिया है। विघ्नेश इस समय फिर से जुड़ चुके हैं। विघ्नेश, इफ यू कैन हियर मी, आई वांटेड टू हियर यू टुडे ऑन द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड दिस मैटर ऑफ सेम सेक्स मैरिज टू अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. व्हाट आर योर रिएक्शंस? First of all, apologies on my side because I'm from a very rural area, so the network might be a little bit problematic. So, right. Starting, yes, I think it should be referred to a larger constitutional bench because the rights of transgender people are at stake, not just about the cisgender gay couple and lesbian couple are at stake. So, I guess to uphold the larger constitutional rights of trans people in this marriage issue, it is necessary that it is getting referred to the constitutional bench. I think it's a very good idea that it got referred to a constitutional bench. But what are your reservations about the counter affidavit which has been filed by the centre? It is saying that, this has to be decided by the legislature, and the plea which the central government has taken that is going to wreak havoc on the Indian society, because the institution of marriage is an arrangement between a biological man and a biological woman, and to which the central government has opposed this. Now, what would you really say to this mindset of the government, despite the fact that the gay relationships have been decriminalized? Article 377 has been decriminalized. Yes. So I guess the statement goes like a marriage should involve a biological man and a biological woman with children born out of such wedlocks. The primary problem is why are children necessary to legitimize the relationship and give the rights to such unions? Why is it necessary whether or not a married couple should get the right to sign an emergency consent form on one's behalf should be based on whether or not the couple gets a child? That itself is problematic not just for queer people, it is also problematic for heterosexual people itself. And also it is problematic for disabled people who cannot have children themselves. What is any civilization on the basis of whether or not they get children or not? The first thing. The second thing would involve a biological man and a biological woman, where there are precedents of judgments where the High Courts of Karnataka and Madras High Courts have already given judgments and recognition to trans and a cis person in marriage. The Madurai High Court bench of Madras High Court has given a judgment where a Hindu trans woman and a Hindu cisgender person have already married under Hindu marriage act. And ironically, if in Karnataka we have at least minimum 40 trans cisgender couples who got their marriages registered under